हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ रेलवे ब्रिज एंड टनल का। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें कि मैंने आपको हमारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था। इसमें हमारा रेलवे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हम रेलवे का स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था गेज, तो उसके आगे ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे गेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, आज टाइप्स ऑफ गेज करना था, बट एक बार फिर से गेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए गेज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके पास 2 रेल्स है, ये मिलके रेलवे लाइन बनाती हैं। इनका जो इनर फेस है, देखिए यहाँ पे ये इनर फेस है ना, ये आपका इनर फेस हो गया। इन दोनों इनर फेस के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हो आप गेज। ठीक है जी। ये देखिए ये आपका रेल है, ये आपका रेल है, ये स्लीपर लास्ट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था परमानेंट वे के अंदर की ये परमानेंट वे में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा था बेसिकली गेज, तो ये आपका गेज होता है। ओके, ये डेफिनेशन था, ये वही चीज़ है। कल आपको मैंने ये सारा बता दिया था गेज के बारे में। उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि एक स्टैंडर्ड गेज होता है, जो स्टैंडर्ड गेज से बड़ा होता है उसको ब्रॉड बोलते हैं, जो छोटा रहता है उसको नैरो बोलते हैं। तो जो अपना स्टैंडर्ड था आपको बताया था मैंने, वो ये स्टैंडर्ड गेज की आपकी लेंथ रहती है, उसकी डायमेंशंस होती हैं, जो गैप है वो 1435 mm होता है। ओके, तो इसके आगे आपको ये डायग्राम भी मैंने कल बता दी थी, ये दोनों व्हील्स के बीच में रेल गेज था आपका। तो ये आपका लास्ट स्लाइड था जो हमने कल किया था, टाइप्स ऑफ रेल गेज। अब बेसिकली जो इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं वो ये 3 टाइप का गेज यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए द डिफरेंट गेजेस इन इंडिया। पहला ब्रॉड गेज, फिर मीटर गेज, फिर नैरो गेज। अब ब्रॉड गेज में क्या रहता है, जो दोनों रेल्स के बीच का डिस्टेंस है वो 1676 mm रहता है। ओके, ये सारे जो डायमेंशंस हैं ये mm में हैं। ओके, मीटर गेज में ये 1000 mm रहता है, और नैरो गेज में ये फर्दर 2 टाइप्स का आ जाता है। एक में गैप 762 mm का रहता है, एक में 610 mm का रहता है। इसके बाद आपको मैंने ये कल डायग्राम भी दिखाया था, ये आपके पास पहला नैरो गेज है, ये नैरो गेज का 610 वाला है, ये 762 वाला है। ये आपकी दोनों डायग्राम जो पहले वाली हैं ये आपकी नैरो गेज की हो गई हैं। फिर ये मीटर गेज आ गया आपके पास, जो डिस्टेंस है वो 1000 mm है, 1000 mm हो गया। फिर आपके पास स्टैंडर्ड गेज था, ठीक है, जो आपका 1435 था, जो ऑल वर्ल्ड के अंदर 60% जो रेल्स हैं वो इस गेज के ऊपर चल रही हैं। और लास्ट वन आपका ब्रॉड गेज था जो कि 1676 mm है। ओके, तो अब आगे डिटेल में करते हैं ब्रॉड गेज के बारे में। पहले देखिए, when the clear horizontal distance between the inner faces of 2 parallel rails forming a track is 1676 mm, the gauge is called broad gauge। ठीक है ना, ये वही चीज़ आ गया आपको जैसे मैंने बताया था। अब मान लीजिए 2 रेल्स हैं आपके बीच, इनके बीच का जो गैप है इसको ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए लिखा है ना, when the clear horizontal distance। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा है, जो इन दोनों के बीच का है। ठीक है ना, जब ये डिस्टेंस आपके पास 1676 mm हो तो उसको आप बोलते हो ब्रॉड गेज। शॉर्ट में ये BG वर्ड यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। अब इंडिया में इसको ही स्टैंडर्ड गेज बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, द गेज इज़ आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड गेज ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो स्टैंडर्ड गेज है वो इसको बोला जाता है। हालांकि स्टैंडर्ड गेज आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था 1435 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बताया था ना मैंने, ये रहा, ये ऑल वर्ल्ड के लिए है, लेकिन जो इंडिया में ज़्यादातर ट्रैक्स हैं वो अपने ब्रॉड गेज के ऊपर बने हुए हैं, तो इसलिए इसको इंडिया का स्टैंडर्ड गेज बोला जाता है। ठीक है ना, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा गेज अपने इंडिया में ही यूज़ होता है। देखिए, एंड इज़ द ब्रॉडेस्ट गेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो ज़्यादा चौड़ाई है इसी गेज की है और ये इंडिया में यूज़ हो रहा है। ओके, द अदर कंट्रीज़ यूजिंग द ब्रॉड गेज आर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। 50% ऑफ इंडियाज़ रेलवे ट्रैक हैव बीन लेड टू दिस गेज। अब इंडिया के अलावा देखिए ये पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, बांग्लादेश में यूज़ हो रहा है, श्रीलंका में, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में। और इंडिया का जो भी जितना भी ट्रैक है 100% ट्रैक ही होगा ऑब्वियसली। तो 100 में से जो 50% इंडिया का ट्रैक है वो आपका ब्रॉड गेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये आपका ब्रॉड गेज का फंडा हो गया। सूटेबिलिटी, अब ब्रॉड गेज आपका कहाँ कहाँ सूटेबल रहता है आपके पास, देखिए अब ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये बढ़िया रहता है। देखिए कौन कौन सा कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, व्हेन सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट। अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़मीन भी एक्वायर करनी पड़ेगी, तो अगर रेलवे के पास फंड अच्छा है तो आपके पास ये बेटर ऑप्शन है।
देखिए व्हेन सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द प्रोस्पेक्टस ऑफ रेवेन्यू आर वेरी ब्राइट। हमें जब पता है कि वहाँ पे हम जो भी लगा रहे हैं हमारा पैसा हमें बढ़ के ही मिलेगा, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, आय सोर्स हमारा अच्छा है, इनकम अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। देखिए दिस गोज इज़ देयर आफ्टर यूज़ फॉर ट्रैक इन प्लेन एरियाज़। अब जनरली ये यूज़ कहाँ पे होता है, प्लेन एरियाज़ के अंदर में, ठीक है ना, विच आर डेंसली पॉपुलेटेड, मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्लेन एरियाज़ हैं, जैसे जनरली अपना वहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर रूट ऑफ मैक्सिमम ट्रैफिक, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे रेलवे जो अपनी रेलगाड़ीज़ हैं वो भी ज़्यादा चलेंगी, तो पॉपुलेशन अपने आप ज़्यादा होगी तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा कि ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे, ठीक है ना, ओके। और यहाँ ये देखिए आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्स, मीन्स वही आ गया कि यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्री है वो भी अच्छी खासी है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो जो आपके गुड्स ट्रेन्स हैं उनके रूट्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा चक्कर लगेंगे तो ट्रैफिक अपने आप बढ़ेगा। तो ये सब आप ब्रॉड गेज की इसके लिए सूटेबल रहता है आपका, ओके। सेकंड आपका था मीटर गेज। अब मीटर गेज में देखिए व्हेन द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता, आपको बताया मैंने, दो रेल्स के बीच का जो गैप हो गया, ठीक है। अब ये 1000 रहता है, देखिए 1000 शॉर्ट में इसको बोलते हैं mg। अगर आपको एक याद है तो बाकी याद करना बड़ा ईजी है, देखिए सारा सेम ही जाएगा। व्हेन द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू पैरेलल रेल्स फॉर्मिंग अ ट्रैक इज़ 1000 mm। अब यहाँ पे जो गैपिंग है वो 1000 mm हो गया और इसको बोलते हो आप मीटर गेज, ठीक है जी। द अदर कंट्रीज यूजिंग मीटर गेज आर, अब और कौन कौन सी कंट्री है जो यूज़ कर रही है, देखिए फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। अब इंडिया का आपको मैंने बताया था कि जो आपका ब्रॉड गेज है वो 50% यूज़ कर रहा है और 40% आप इंडिया का जो यूज़ कर रहे हैं वो मीटर गेज यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी क्या बचा, बाकी 10% बचा, तो 10% किसको जाएगा, जो नैरो होगा गेज आपका उसको जाएगा, ठीक है ना। 50% आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो अपना ब्रॉड गेज, 40% आपका मीटर गेज यूज़ हो रहा है और बाकी 10 बचेगा आपका वो नैरो गेज को चला जाएगा, ठीक है जी। अब मीटर गेज का सूटेबिलिटी देखते हैं, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी कंडीशंस अच्छी हैं जहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। व्हेन द फंड अवेलेबल फॉर द रेलवे प्रोजेक्ट आर इनडेक्वेट, मीन्स ना ज़्यादा है ना कम है, बट ठीक ठीक है अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। व्हेन द प्रोस्पेक्टस ऑफ रेवेन्यू आर वेरी नॉट ब्राइट, अब अगर ब्राइट, बस वही पहले 2 पॉइंट हैं, जो 2 पॉइंट आपके ब्रॉड गेज के लिए अच्छे थे, यहाँ पे आके वो मीडियम साइज़ के रह गए हैं, बस ठीक है, अभी 100 है, ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आपका मीटर गेज यूज़ में आ जाता है, ठीक है ना। दिस गेज इज़ देयर फॉर यूज फॉर ट्रैक्स इन अंडर डेवलप्ड एरिया एंड इन इंटीरियर एरिया, मीन जहाँ पे डेवलपमेंट अभी स्टार्टिंग फेज़ के ऊपर या डेवलपमेंट एरिया को करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट के अंडर हैं तो वहाँ पे हम मीटर गेज को यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका नैरो गेज आ गया, हिली एरियाज में काम होता है जनरली यहाँ पे। व्हेन द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू पैरेलल रेल फॉर्मिंग अ ट्रैक इज आइदर 762 और 610। आपको मैंने पहले बताया था नैरो के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं, एक में डिस्टेंस आपका 762 mm रहेगा, एक में 610 रहेगा, तो दोनों यहाँ पे आ गई। ऐसी गेज को आप बोलते हो नैरो गेज, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रही है, देखिए ब्रिटेन में यूज़ कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में यूज़ कर रहे हैं, और बाकी 10% बचा था, तो 10% इंडिया में जो यूज़ कर रहे हैं वो नैरो गेज को यूज़ कर रहे हैं। 50% आपका हो गया ब्रॉड गेज, 40% मीटर गेज, और जो बाकी 10% बचा वो नैरो गेज हो गया, ओके। अब इसका सूटेबिलिटी देखिए, व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रैक विद वाइडर गेज इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ शार्प कर्व, स्टीप ग्रेडियंट, नैरो ब्रिड्स एंड टनल एक्सेट्रा। अब जहाँ भी आप क्या है जो ब्रॉड गेज है उसको यूज़ में नहीं ला पा रहे, तो वहाँ पे आप नैरो गेज को यूज़ कर लोगे। जनरली ये होता कहाँ पे आपका, जहाँ पे आपके शार्प कर्व्स हों, स्टीप ग्रेडियंट्स हों, नैरो ब्रिड्स हों और टनल्स हों, जनरली हिली एरिया में यूज़ करते हैं इन कॉमन वर्ड्स, ठीक है जी। व्हेन द प्रोस्पेक्टस ऑफ रेवेन्यू आर नॉट वेरी ब्राइट, ये वही आपका पहले वाला पॉइंट ही आ गया। दिस गेज इज देयर फॉर यूज इन हिली, वही आपको बताया था ना मैंने, हिली एरिया, हिली एंड वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया, मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। द फीडर गेज इज़ कॉमनली यूज फॉर फीडिंग रॉ मटेरियल टू बिग गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका फीडर गेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये फीडर गेज क्या होता है, फीडर मीन्स फीड हो गया, तो जनरली ये फीडिंग मीन्स रॉ मटेरियल को आपने गवर्नमेंट कंपनीज़ को पहुँचाना है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर में या प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर में लेके जाना है, तो फीडिंग गेज को हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्री सच एज स्टील प्लांट हो गया, ऑयल रिफाइनरी होगी और शुगर फैक्ट्री होगी, ठीक है ना। तो ये आपका सारा गेजेस का फंडा हो गया।
सबसे पहले आपका था ब्रॉड गेज, देन मीटर गेज, देन आपका नैरो गेज आ गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफॉर्मिटी इन गेजेस। मीन्स आपके गेट्स वगैरह हैं जो ये एक सारी रही, चेंजिंग ना आए। जैसे अभी हमने पढ़ लिया है 3 टाइप का पढ़ लिया, 3 के 4 ही पढ़ लिया है, क्योंकि नैरो में भी आगे 2 टाइप था। ऐसा कुछ ना और यूनिफॉर्म चलता जाए, एक ही आपका गेज चलता जाए, तो उसके ऊपर है। देखिए, वन कंट्री शुड हैव ओनली वन गेज थ्रू आउट इट्स वेरियस पार्ट्स। तो भैया आ गया ना आपका, ये एक कंट्री, एक देश के अंदर में जो गेजेस आपका एक ही होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए गेजेस। But the policy of India and its topological, geological and financial condition have led to adopt various gauges in its different parts. But बोलता है इंडिया, अब आपको पता है इंडिया जो है वो उसका क्षेत्रफल काफ़ी है, हिली एरियाज भी आते हैं, मारूथल भी है, रेगिस्तान भी आ जाता है हमारे पास, प्लेन एरियाज भी हैं, ठीक है ना। तो अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग क्या है, रेलवे को डिफरेंट डिफरेंट गेजेस यूज़ करनी ही पड़ती है। अब जैसे हमने पढ़ा हिली एरिया में क्या है, नैरो गेज उसमें लेके आते हैं। तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि उनकी जियोलॉजिकल कंडीशंस हो गया और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें वेरियस गेजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा इन वेरियस पार्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेकिंग द गेज। अब ब्रेकिंग द गेज का मीन्स क्या हुआ कि आपका मान लीजिए ये एक स्टेशन था, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका ब्रॉड गेज चलता आ रहा था और यहाँ पे क्या है आपका गेज, इसके बाद क्या है नैरो हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से जो ट्रेन आ रहा है आपको इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन को लीव करना पड़ेगा और जो दूसरी ट्रेन होगी उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो मीन्स जहाँ पे आपके ये जो गेजेस हैं डिफरेंट 2 गेजेस मिल रहे हैं उसको ब्रेकिंग द गेज बोल देते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे लिखा भी होगा आपको, देखिए द मोस्ट इफेक्टिव एडवांटेज ऑफ ब्रेकिंग द गेज इज़ टू रेंडर द रेलवे एंड इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबल कंसर्न। अब एडवांटेज क्या है ब्रेकिंग द गेज, तो पहला यही आ गया कि वो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू उसको बेनिफिट देता है। सेकंड पॉइंट देखिए, अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें उसने बोला है कि आपको अगर स्टिपर ग्रेडियंट, शार्प कर्व्स या नैरो टनल्स आ जाती हैं तो आप क्या कर सकते हो, गेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा आपका ब्रेकिंग द गेज के कारण पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है जी। अब अगर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी आएंगे। अब डिसएडवांटेज देखिए इसके क्या क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट कॉज मच इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर्स वाइल चेंजिंग द ट्रेन एट स्टेशन विद चेंज ऑफ गेज। अब आपको मैंने लास्ट जो पिछली स्लाइड थी उसके ऊपर दिखाया था ना, अब एक स्टेशन के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेंजर्स को एक ट्रेन लीव करके दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा क्योंकि अपना गेज जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो पहला पॉइंट वही आ गया कि जो पैसेंजर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस होता है यहाँ पे, क्योंकि उनको बार बार ट्रेन चेंज करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, इट कॉज डिले इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, वही हो गया। अब आपको एक जगह एक गेज से दूसरी गेज में शिफ्ट होना है तो वहाँ पे डिस्टेंस का दिक्कत आएगा ना। तो वैसे ही जो कोचेस होंगे, कोच जनरली रेलवे के वही कोच जो गाड़ी के कोच हैं, डब्बे हैं जिनको कोच बोल देते हैं, तो उनका भी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो ये क्या करता है, आपको डिले करता है पीपल्स की मूवमेंट में और गुड्स की मूवमेंट में। थर्ड, इट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम। सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका वही आ गया, अगर टाइम वहाँ पे डिले हो रहा है तो क्या है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा लेबर फॉर अनलोडिंग एंड रीलोडिंग द गुड्स। अब वही चीज़ आ गया, आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना। अब इस गाड़ी में से आपको यहाँ पे क्या है, माल को अनलोड करना पड़ेगा और सेकंड आपके पास ट्रेन है उसमें लोडिंग करना पड़ेगा। एक गुड्स ट्रेन से आप माल उतारोगे, दूसरी में आप दूसरी गुड्स ट्रेन में डालोगे। तो वही हो गया आपका, यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा एंड क्लोजली ट्रांसपोर्टमेंट यार्ड्स ग्राउंड शेड। वही अब वहाँ पे आपको हो सकता है माल को रोक के रखना पड़े, स्टोर करना पड़े, तो वहाँ पे आपको शेड और ग्राउंड बड़े बड़े चाहिए होंगे, ठीक है ना। इट कॉज एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन क्विक मूवमेंट ऑफ मिलिट्री एंड एम्यूनिशन ड्यूरिंग वॉर डेज। अगर मान लीजिए वॉर लगा हुआ है, युद्ध लगा हुआ है, तो उसमें तो क्या होता है, मिलिट्री को जल्दी अपना जो फूड सप्लाई चेन है उनका टूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जिनका एम्यूनिशन है वो भी आपको प्रॉपर टाइम पे चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंट गेजेस हैं तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वही अभी आपका टाइम डिले होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। और वॉर में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्विक मूवमेंट पे वहाँ पे काम करना पड़ता है सारा। ओके, तो ये कुछ नुकसान हो गए जो ब्रेकिंग द गेज के कारण होंगे। तो ये आपका सारा गेजेस का फंडा था, ठीक है ना। उसके बाद रेल्स आ गया। अब रेल आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपकी जो पटड़ी जिसको बोल देते हो ये रेल्स आपका है, ठीक है ना। रेल इज सिमिलर टू स्टील गिर्डर्स, दीज आर प्लेस्ड एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यू एंड लेवल सरफेस फॉर द ट्रेन टू मूव। अब इसके ऊपर ट्रेन आपकी मूव करती है, ठीक है, कंटिन्यूस होती है। तो ये आपका रेल्स हो गया। आगे फर्दर इनका भी क्लासिफिकेशन है, ये भी आगे 3 टाइप की हैं। अब फंक्शन ऑफ रेल, पहले रेल का फंक्शन क्या हुआ,
टू प्रोवाइड कंटिन्यू एंड लेवल सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन। अब देखिए, आप जब भी रेलवे ट्रैक देखते हो आपको लगता है ये बिल्कुल एकसार है, सीधा जा रहा है, स्टीप जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड अ स्मूथ पाथवे सो दैट फ्रिक्शन बिटवीन रेल एंड व्हील बिकम्स लेस। अब आपको पता है ग्राउंड के साथ में अगर टच करता है सरफेस तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। अब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा हुआ है आपका, व्हील ने उसके ऊपर घूमना है, रिवॉल्व करना है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। सर्व एज ए लेटरल गाइड फॉर द रनिंग ऑफ व्हील। अब ये यहाँ पे जो मूवमेंट दे रहा है वो लेटरल डायरेक्शन में दे रहा है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग द लोड इनटू द स्लीपर। अब स्लीपर क्या आपको मैंने बताया था, ये आपका जो रेलवे लाइन होता है इसके बीच में आपने देखा होगा ऐसे करके लगे होते हैं, ये स्लीपर्स होते हैं, ये सारा रेल का अपने ऊपर रेल को सपोर्ट करते हैं। अब जो लोड होगा, जो वैगन्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, इसके कोचेस होंगे, और जो अपना लोड है वो नीचे ट्रांसफ़र करेंगे रेल को, और रेल के थ्रू वो स्लीपर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेल क्या करती है, लोड को ट्रांसफ़र कर देती है स्लीपर पे। टू बियर द स्ट्रेसेस डेवलप इन द ट्रैक ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड लोडिंग पैटर्न। अब वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो स्ट्रेसेस पैदा होती हैं तो वो भी क्या है, आपका जो यहाँ पे रेल है वो बियर कर लेती है। टू रजिस्ट ब्रेकिंग फोर्स कॉस्ट ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ट्रेन। अब जब ट्रेन एकदम से वहाँ पे रुकती है, ब्रेक अप्लाई करते हो, उसके ऊपर कितना लोड होता है, मूवमेंट में जा रही है, सडनली आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ब्रेकिंग फोर्सेस जो प्रोड्यूस होती हैं उसको भी रेल यहाँ पे बियर कर लेती है। अब आपने जब रेल बिछानी है तो आपके पास एक आइडियल रेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द सेक्शन ऑफ द रेल शुड बी सच दैट द लोड ऑफ ईच व्हील इज ट्रांसफर्ड टू द स्लीपर विदाउट एक्सीडिंग द परमिसिबल स्ट्रेसेस। अब हर एक चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है, आपको ये मैंने लास्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स में भी समझाया था, और फोर्थ सेमेस्टर में योगेश सर ने आपको सॉलिड मैकेनिक्स समझाया था, उसमें आपको ये समझाया था परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होता है। अब कोई भी मटेरियल है वो एक प्रॉपर उसका एक लिमिट रहता है जहाँ तक वो काम कर सकता है, ओके। तो यही यहाँ पे पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हील ने हमारा जो स्लीपर को स्ट्रेसेस वहाँ पे डिलीवर करना है वो क्या है, हमारा लिमिट्स के अंदर ही होना चाहिए। ये आपका आइडियल जो रेल है उसका फर्स्ट हो गया जो रिक्वायरमेंट है आपका, कि हमारा जो काम है सारा लिमिट्स के अंदर हो, जो स्ट्रेस वगैरह वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ये आपका लिमिट्स के अंदर हो। सेकंड पॉइंट देखिए, द सेक्शन ऑफ द रेल शुड बी एबल टू विदस्टैंड द लेटरल फोर्सेस कॉस्ट ड्यू टू फास्ट मूविंग ट्रेन। अब जब ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर गुजरेंगी तो एक तरीके से वहाँ पे इम्पैक्ट लोड ही डल रहा है आपका, उसके कारण वहाँ पे क्या है, लेटरल फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। तो जो आपका रेल सेक्शन है ये वहाँ पे विदस्टैंड रह सके, वहाँ पे डिफॉर्म ना हो, ओके। थर्ड पॉइंट, टू अंडर साइड ऑफ द हेड एंड द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द रेल सेक्शन शुड बी ऑफ सच ए स्लोप दैट द फिश प्लेट फिट सिमिलरली। अब इस पॉइंट में ये फिश प्लेट वर्ड आपके पास नया आया है, ये आपको मैं आगे जाके समझाऊंगा, तो इस पॉइंट को एक बार यहाँ पे छोड़ दीजिए। आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिश प्लेट समझ में आएगा, उसके बाद आपका ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड एंड टॉप ऑफ द फुट की बात की गई है, ये भी इसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा। 3 टाइप का आपके पास रेल रहता है, उनका आप डायग्राम देखोगे तो समझ आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेल सेक्शन शुड प्रेफरेबल कोइंसाइड द सेंटर ऑफ द हाइट ऑफ द रेल सो दैट द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर नियरली इक्वल। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फोर्थ सेमेस्टर में बढ़ के आए तो वहाँ का फंडा ये लगा हुआ है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ हाइट है ये आपका आपस में कोइंसाइड करना चाहिए, ताकि आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंसाइल और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए, इक्वल रहे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, द वेब ऑफ द रेल सेक्शन शुड बी सच दैट इट कैन सेफली बियर द वर्टिकल लोड विदाउट बकलिंग। अब बकलिंग क्या होता है ये भी आपको बताया था। ये आपका कॉलम जैसे मान लीजिए अगर ये बाहर को ऐसे हो जाए या इसका ऐसे डिफॉर्मेशन हो जाए तो ये आपके पास बकलिंग होता है, ओके। अब वेब भी आपको बताया गया था, आई सेक्शन आपको याद होगा। अब ये बीच वाला पोर्शन है इसको वेब बोलते होते थे, ओके। तो मीन्स यहाँ पे जो वर्टिकल लोड है तो वो बकलिंग ना हो, जो उसका वेब है रेल का उसको बियर कर जाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हेड ऑफ द रेल शुड बी सफिशिएंट थिक फॉर एडुकेट मार्जिन ऑफ वर्टिकल बियर। अभी बार हेड का बात हो रहा है, हेड मीन्स इसका जो टॉप पोर्शन है इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। बोलता है ये इसकी मोटाई प्रॉपर होनी चाहिए जो कि वहाँ पे जो वर्टिकल बियर वगैरह है उसको हैंडल कर जाए। द फुट ऑफ द रेल, फुट ऑफ ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं। The foot of the rail should provide sufficient bearing area on the underlying slipper so that the compressive stresses on the timber slipper remain with the permissible limit। अब ये वही चीज़ आ गया आपका, जो वहाँ पे स्ट्रेसेस है वो आपका परमिसिबल लिमिट में रहना चाहिए
टिम्बर स्लिपर, ये आपके पास स्लिपर आगे आएगा, टाइप्स ऑफ स्लिपर वहाँ पे आएगा, तब आपको पता लगेगा स्लिपर का आगे नंबर ऑफ टाइप्स होता है, उसमें टिम्बर स्लिपर। तो ये आपका 7th पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेक्शन ऑफ द रेल शुड बी सच दैट द एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट रेल कैन बी एफिशिएंटली जॉइंड विद द पेयर ऑफ फिश प्लेटर्स। अब आपको मैंने बताया है फिश प्लेट क्या होता है, ये आपको आगे जाके लगेगा पता। अब आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, आपका एक रेल जब ख़त्म हो रहा होता है, ऐसा तो यानी उसका लेंथ थ्रू आउट बहुत लंबा रहता है, तो एक और उसके साथ में ज्वाइन कर रखा होता है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो प्लेट काम में आता है उसको बोलते हैं फिश प्लेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9th पॉइंट, द सर्फेसेस फॉर रेल टेबल एंड गेज फेस शुड बी सफिशेंट हार्ड टू रेजिस्ट द वियर। अब इसके ऊपर जब रेल गुजर रही है तो उसका जो व्हील है, अब व्हील और रेल के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे इनका वियर एंड टियर होगा, तो उसको रजिस्ट करता हो जो आपका रेल का टॉप मोस्ट सरफेस है, ठीक है, और जो गेज फेस है उनके ऊपर वियर एंड टियर कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द रेल एंड व्हील, द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द रेल एंड व्हील फ्लैंज शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। अब जितना ज़्यादा एरिया रहेगा कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस उतना ही कम रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कंपोजिशन ऑफ द स्टील शुड कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन अडॉप्टेड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय ओपन हर्थ ऑफ डुप्लेक्स प्रोसेसेस। ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पॉइंट है, आप इसको छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 16-17 पॉइंट दे रखे हैं। ये आपकी पीपीटी जो है मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो इसमें से कोई भी 8 या 10 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको 5 मार्क्स का आएगा या 7 मार्क्स का, तो सफिशिएंट आपके 10 पॉइंट्स, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपको टाइप्स ऑफ रेल के बारे में बताऊँगा मैं। तो ये आपका 3rd लेक्चर था आरबीटी का, तो ये एंड है। कोई भी क्यूरी है आपकी, आपके पास मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो, या अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।